गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके एक सीरीज प्रारंभ किए हैं, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारत के भूगोल का अध्ययन मानचित्र के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपने आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। इससे पूर्व हम लोग इस क्लास में यह डिस्कशन कर रहे थे कि भारत का जो भौतिक विभाजन है, जिसको हम लोग सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत अध्ययन किए हैं। उसके पश्चात हमने उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है अर्थात हिमालय का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात जो हमारा अब अध्ययन हो रहा है, यह अध्ययन है उत्तर का विशाल मैदान, या हम यूँ कह सकते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके पीछे रीजन ये है कि जो उत्तर का विशाल मैदान था, इसका कुछ भाग पाकिस्तान में और कुछ भाग बांग्लादेश में चला गया है। इसलिए जो शेष भाग है, इसे हम उत्तर भारत का विशाल मैदान कहते हैं। इस संदर्भ में कुछ चर्चाएं अतीत के क्लास में हो चुकी हैं। शेष चर्चाएं आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर ऐसे कौन से तथ्य हैं जो उत्तर के विशाल के मैदान के बारे में जानना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि विशाल मैदान का उपविभाजन अर्थात सब डिवीजन किया गया है। इसका जो सब डिवीजन है किस आधार पर किया गया है, तो भारतीय विशाल मैदान को उसकी धरातलीय विशेषताओं के आधार पर। किस आधार पर? धरातलीय विशेषताओं के आधार पर। इससे पूर्व का जो विभाजन था वह उच्चावच के आधार पर था कि जो हमारा काप सॉयल है या जो एलुवियल सॉयल है, यह कितनी मोटी है, उसके आधार पर उसका विभाजन किया गया था। जिसमें हम लोग देख रहे थे सबसे पहले भाबर था, तराई था, फिर हम लोग आगे बढ़े थे तो वहाँ पर अलुवियल या कांप सॉयल के दो पार्ट थे, एक का नाम था बांगर, एक का नाम था खादर। बांगर में ही रेह का संकल्पना आती है, रेह ऊसर कल्लर की संकल्पना आती है। और जो भाबर वाला सेक्शन था या तराई वाला सेक्शन था, वहाँ पर भूण सॉयल का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इन सबको हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो विभाजन है, यह बेसिकली धरातलीय विशेषताओं के आधार पर इसको विभाजित किया गया है। और यहाँ पर जो विभाजन है, यहाँ पर सबसे पहला पार्ट आता है पंजाब हरियाणा का मैदान है। कौन है? पंजाब और हरियाणा का मैदान है। इसी प्रकार राजस्थान का मैदान है, गंगा का मैदान है और असम की घाटी का मैदान है। तो इन सभी संदर्भों को हमको ध्यानपूर्वक समझना है और देखना है कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमारे लिए प्रासंगिक हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए पंजाब हरियाणा वाला जो सेक्शन है, यह जो हमारी सिंधु नदी है और सिंधु की जो 5 नदियाँ हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम लोग पंजाब कहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ तथ्यात्मक ज्ञान हमको आवश्यक है। जैसे पंजाब हरियाणा का जो मैदान है, बेसिकली अगर इसके विषय में देखा जाए तो इसे सतलज यमुना विभाजक अर्थात सतलज यमुना डिवाइड भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए जो अरावली हमारा एक प्रकार से माउंटेन सिस्टम है, इसके पश्चिम का जो भाग है वहाँ पर सिंधु नदी बेसिन का पार्ट है और अरावली के जो पूरब का पार्ट है, यहाँ पर गंगा बेसिन का पार्ट आता है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक तरफ अरावली के सतलज आती है और एक तरफ यमुना आती है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं, इसे सतलज यमुना विभाजक भी कहते हैं, जो पंजाब हरियाणा का मैदान है, क्योंकि इसके एक तरफ सतलज नदी का होता है और एक तरफ है यमुना नदी का होता है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों पर इसका विस्तार है। सतलज, ब्यास व रावी नदियां यहाँ पर बहती हैं। प्रमुख रूप से जो नदियां प्रवाहित होती हैं उनका नाम क्या क्या है?
तो रावी है, ब्यास और सतलज है। वैसे सिंधु जल समझौता जो हुआ था जिसके अंतर्गत 3 नदियाँ इसका जो मैक्सिमम जल है यह पाकिस्तान को हैंड ओवर होता है और जो 3 नदियाँ भारत की तरफ हैं इसका मैक्सिमम जल भारत को यूज़ करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसी आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो 3 नदियाँ भारत की तरफ हैं उसमें रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो प्रमुखतया रावी, ब्यास और सतलज नदियों का यहाँ पर प्रवाह होता है। इसी मैदान में क्या? इसी मैदान में अत्यंत प्राचीन काल में सरस्वती, कौन सी नदी? सरस्वती और दुष्दवती नदियाँ बहती थीं। जो हमारी पौराणिक सरस्वती नदी है उसका भी प्रवाह इसी सेक्शन से होता था, यह हमको याद कर लेना है। साथ में है कि समय के साथ साथ यह नदियाँ विलुप्त हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा भूगर्भिक गतिविधियाँ संपन्न हुई हैं, प्लेट विवर्तनिकी की गतिविधियाँ संपन्न हुई हैं, अर्थात इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट के नीचे जब सबडक्ट हुई है तो यही इसी समय अरावली का भी क्या हुआ है? राइज हुआ है। और जब अरावली का राइज हुआ है तो जो पहले पौराणिक सरस्वती नदी थी यह वर्तमान में क्या हो चुकी है? विलुप्त हो चुकी है। तो यह सब कारण हमको ध्यान में रखना होगा। साथ में यह चौरस मैदान है। कैसा मैदान है? चौरस मैदान है। इसका अगर एरिया देखें तो 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर उत्तर पूर्व से हम दक्षिण पश्चिम दिशा में जाएं, इधर से उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर हम गमन करें तो इसकी जो लंबाई है लगभग 640 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूर्व दिशा में इसकी जो चौड़ाई है यह 300 किलोमीटर है। यह हमको तथ्य एकदम याद रख लेना है कि जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का मैदान है यह कितने लंबाई में और कितने चौड़ाई में फैला हुआ है। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जो पूर्वी सीमा है इस मैदान की, पूर्वी सीमा का तात्पर्य है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का जो पूर्वी भाग है यह यमुना नदी के पास आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यमुना और गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र शुरू होता है। तो यही कह रहा है कि पूर्वी सीमा यमुना नदी बनाती है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग पर अरावली पहाड़ियाँ हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्वी जो भाग है पंजाब, हरियाणा के, यहाँ पर अरावली का ही सेक्शन आता है। वैसे अरावली का विस्तार हम लोग प्रीवियस क्लास में देख भी चुके हैं। जो उत्तर का प्रायद्वीपीय भारत था वहाँ पे हमने डिस्कस भी किया था। अरावली का जो विस्तार है यह अहमदाबाद से शुरू होता है और दिल्ली के कटक तक है। तो एक प्रकार से पंजाब, हरियाणा का जो दक्षिण और पश्चिम वाला सेक्शन है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दक्षिण पश्चिम नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व, क्योंकि दक्षिण पश्चिम तो चला जाता है पाकिस्तान की तरफ। तो जो दक्षिण पूर्व वाला सेक्शन है वहाँ पर अरावली पहाड़ी स्थित मिलती है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि दक्षिण पूर्वी भाग पर अरावली पहाड़ियाँ समाप्त होती हुई मिलती हैं और समुद्र तल से इस मैदान की जो औसत ऊंचाई है यह 250 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 250 मीटर है। और इसके उत्तरी भाग में यह ऊंचाई जो है लगभग 300 मीटर होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मैदान की उत्तर की तरफ प्रस्थान करते हैं तो इसकी मोटाई बढ़ती चली जाती है, क्योंकि गर्त है आगे। जैसे आप कह सकते हैं पर्वत प्रदेश सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर गर्त हमारा गहरा है, इसलिए वहाँ पर गहराई भी मृदा की अधिक है, लगभग 300 मीटर की गहराई मिलती है। जबकि जो दक्षिण पूर्वी का भाग है, दक्षिण पूर्वी का भाग अर्थात जो अरावली का सेक्शन है जहाँ पर, वहाँ की जो मृदा की मोटाई है वो काफ़ी कम है, लगभग 213 मीटर मोटी मृदा वहाँ पर मिलती है। और ऑन एवरेज इसकी जो मोटाई है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मैदान की, यह लगभग 250 मीटर है। तो 250 मीटर औसत है। उत्तर में मोटाई ज़्यादा है और दक्षिण में थोड़ी कम है, क्योंकि उत्तर में हिमालय का पर्वत प्रदेश सेक्शन है जो गर्त है, और दक्षिण में जो है यह अरावली का सेक्शन है जो एक प्रकार से अवसादी तो है लेकिन अवशिष्ट और कठोर संरचना के रूप में अब बची हुई है। तो यह तथ्य हमको कंप्लीट याद होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर है कि नदियों के किनारे जो हैं, जो नदियों के किनारे है यहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, अगर नदी का कोई बेसिन है और वैसे भी नदी अगर बारहमासी है, सदाबहानी नदी है, हिमालय से जिसका उद्गम हुआ है, तो पर्याप्त मात्रा में जल भी लेकर के आएगी और वर्षा ऋतु में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करेगी? बाढ़ को भी लाती है। इसी दृष्टिकोण से हम कहते हैं नदियों के किनारे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनकी अधिकतम चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर है। ये जो बाढ़ वाला सेक्शन है इसकी चौड़ाई अगर देखा जाए
तो 10 से 12 किलोमीटर तक है। और साथ में यहाँ पर ये भी देखना है, इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। वेट का तात्पर्य ही होता है आर्द्र भूमि। क्या होता है, आर्द्र भूमि। हम लोग जब ऐसे आर्द्र भूमि के बारे में पढ़ते हैं कि रामसर आर्द्र भूमि क्या है, वैसे बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट सीरीज चल रहा है। तो क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का दो सीरीज है, एक प्रैक्टिस सीरीज है और एक कॉन्सेप्ट सीरीज है। तो प्रैक्टिस सीरीज में तो केवल प्रैक्टिस किया गया, लेकिन कॉन्सेप्ट सीरीज में कंप्लीट थियरी पढ़ी गई है और उसी में हम लोग डिस्कस किए हैं वेट लैंड, या जिसको हम कहते हैं आर्द्र भूमि। तो वेट का तात्पर्य ही होता है आर्द्र भूमि। तो यह जो आर्द्र भूमि है पंजाब हरियाणा के मैदान का जो उत्तरी वाला सेक्शन, या उत्तरी हम ना कह करके कहें कि जो नदी बेसिन का सेक्शन है जहाँ से नदियाँ प्रवाहित होती हैं, वहाँ के आजू बाजू में जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होते हैं उसको वेटलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं। रावी और ब्यास नदियों के बीच के भूभाग को, ब्यास और रावी नदियों के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर द्वाब है, बारी द्वाब। वैसे जितने द्वाब हैं सभी द्वाब के बारे में पढ़ा ही जाएगा, कोई विशेष समस्या आने वाली नहीं है। इसमें हम लोग देखेंगे सिंध द्वाब, जिसको थाल द्वाब भी कहते हैं। फिर इसी प्रकार झेलम और चेनाब के मध्य में भी आता है, छाछ द्वाब आता है, बारी द्वार आता है, फिर वहाँ पे रचना द्वाब आता है, कई द्वाब आते हैं। नदियों के नाम के आधार पर ही रखा जाता है। तो उसी प्रकार है यहाँ पर ब्यास और रावी। तो ब्यास और रावी के मध्य का जो द्वाब है उसको कहते हैं बारी द्वाब। क्या कहते हैं, बारी द्वाब कहते हैं। ब्यास और सतलज के मध्य का जो द्वाब है इसको बिस्त द्वाब कहते हैं। क्या कहते हैं, बिस्त द्वाब कहते हैं। बिस्त का तात्पर्य ऐसे लिखा जाता है, बिस्त। तो बिस्त का मतलब ये हो गया ब्यास, ये हो गया ब्यास, और इसका तात्पर्य हो गया सतलज। क्या हो गया, सतलज। इसी प्रकार जो लिखा है बारी, यहाँ पे लिख सकते हैं बारी। तो बारी का मतलब ये हो गया ब्यास और ये हो गया रावी। क्या हो गया, रावी। तो वही द्वाब लिखा गया है कि बिस्त जो है यह ब्यास और रावी के मध्य में है, बिस्त जो है सतलज और ब्यास के मध्य में है, जबकि बारी द्वाब जो है यह ब्यास और रावी के मध्य में है। यह हमको क्लियर होना चाहिए, कोई यहाँ पे बहुत समस्या का विषय नहीं है, क्योंकि नदियों के नाम के आधार पर ही नामकरण किया गया है। साथ में सतलज की अगर दक्षिण की ओर के भाग को अगर हम देखें तो यहाँ पर घग्गर का मैदान मिलता है। क्या मिलता है, घग्गर का मैदान मिलता है। अर्थात जो हमारी पौराणिक सरस्वती नदी थी, इसी को हम लोग घग्गर नदी के नाम से भी प्रोनाउंस कर देते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं सतलज के दक्षिण का जो भाग था, जो एक प्रकार से सिंधु नदी की सबसे दक्षिणतम ट्रिब्यूटरी है, इसके भी अगर दक्षिण में आप जाते हैं तो यहाँ पर जो मैदान हमको मिलता है उस मैदान को कहते हैं घग्गर का मैदान। यह हमको क्लियर रखना चाहिए। साथ में यह जो मैदान है यह अपेक्षाकृत ऊंचे मैदान है, क्योंकि घग्गर का मैदान तुलनात्मक तौर पर अरावली के सेक्शन से संबंध रखता है, तो थोड़ा सा यह ऊंचा है। और इसके और अधिक दक्षिण की तरफ आप जाते हैं तो हरियाणा का मैदान मिलता है। कौन सा मैदान मिलता है, हरियाणा का मैदान मिलता है, जो उपर्युक्त मैदानों की अपेक्षा जल के प्रवाह में शुष्क रहता है। क्या, जल के प्रवाह में शुष्क रहता है। साथ में यह भी देखना है कि रावी, ब्यास और सतलज नदियों के इस मैदान के लगभग 1/4 भाग को प्रभावित करता है। तो जो हरियाणा का मैदान है इसके 1/4 भाग को ही रावी, ब्यास और सतलज नदियां प्रभावित करती हैं। क्योंकि हरियाणा का बहुत सारा, वैसे अगर देखा जाए वर्षा के दृष्टिकोण से, यह सेमी एरिड रीजन है। कैसा रीजन है, सेमी एरिड रीजन है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा जब बंगाल की खाड़ी से धीरे धीरे पश्चिम की तरफ गमन करती है तो इसमें आर्द्रता जो होती है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, और आर्द्रता के अभाव में यह जो नदी है उतना वर्षा, यह जो हरियाणा का मैदान है उतने वर्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है। साथ में जो सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां हैं, इसका ज़्यादातर जो सेक्शन होता है यह पंजाब के सेक्शन से ही गुजरता है। लेकिन अतीत में इसका जो भाग था यह पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक भी सेक्शन विद्यमान था। लेकिन वर्तमान में जो इसको ह्यूमिडिटी प्राप्त होती है यह बहुत कम प्राप्त होती है, क्योंकि अब नदियां जो हैं धीरे 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 यह पंजाब और पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं, शिफ्ट नहीं हो सकती हैं बल्कि ये कह सकते हैं कि अगर एक तरफ अरावली है और एक तरफ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां हैं, दोनों तरफ में जो बीच का भाग था वहां पर मिट्टी जब भरती गई
अवसाद भरता गया, तो दोनों तरफ के भाग ऊंचे होते गए, तो बीच का जो भाग बचा है अब नदियां वहीं पर बह रही हैं। तो इसलिए ज़्यादातर इसका प्रभाव सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों का पंजाब वाले सेक्शन में है। लेकिन कुछ सेक्शन इसका हरियाणा में भी अभी भी मिलता है, लेकिन हरियाणा का मात्र एक चौथाई भाग ही इन नदियों के प्रभाव के क्षेत्र में आता है। साथ में यहाँ पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है कि यमुना नदी अपने दाएं किनारे पर, क्या यमुना नदी जो है अपने दाएं किनारे पर, क्योंकि इस प्रकार से अगर यमुना नदी प्रवाहित होती है जो आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, किसमें मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। ये है हमारी गंगा नदी और यह है हमारी यमुना नदी, यही है ना। और यहाँ पर है अरावली, क्या है? अरावली है। और यहाँ पर आपका जो फ्लो होता है इधर, यह सिंधु और सतलज, ये सब नदियाँ आपकी आती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यमुना नदी है, यमुना का दो किनारा है, एक किनारा इसका होगा लेफ्ट, ये वाला होगा लेफ्ट और ये वाला होगा राइट। तो राइट वाला जो किनारा है यह एक प्रकार से पंजाब हरियाणा की तरफ वाले सेक्शन में की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके दाहिने तट पर ही आपका दिल्ली है, इसके दाहिने तट पर ही आप जब आगे बढ़ेंगे तो हरियाणा भी आएगा और पंजाब भी आएगा। तो इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर लिखा है कि यमुना नदी अपने दाहिने किनारे पर फैले भूभाग को प्रभावित करती है। बाएं भाग को तो करेगी ही करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो पंजाब हरियाणा दिल्ली का मैदान है तो इसका भी कुछ भाग यमुना नदी के द्वारा प्रभावित होता है, क्योंकि यमुना नदी के यह किस किनारे पर है? दाहिने किनारे पर है। यह हमको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। साथ में यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि सतलज और यमुना के बीच में घग्गर, जो कि एक मौसमी प्रवाह है, अर्थात यह नदी सदाबहानी नहीं है, अर्थात वर्षा ऋतु में इसमें जल रहता है और वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर इसमें जल भी समाप्त हो जाता है, और वैसे भी यह एक प्रकार से विलुप्त प्राय नदी की श्रेणी में रखा जाता है, पाई जाती है। इसकी तलहटी जो है यह 10 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी तलहटी कितनी है? 10 किलोमीटर चौड़ी है। यह हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अर्थात जो ये हरियाणा की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूंकि हरियाणा के मैदान की हम बात कर रहे हैं, जो लिखा है ना कि हरियाणा का मैदान है जो उपर्युक्त मैदानों की अपेक्षा जल के प्रभाव में शुष्क रहता है, तो इसी को यहाँ पर आगे बढ़ाया गया है और लिखा गया है कि इसकी तलहटी लगभग 10 किलोमीटर है। सूरतगढ़ के पूरब में 15 किलोमीटर तक इसकी तलहटी मिलती है। कितनी तलहटी मिलती है? 15 किलोमीटर तक मिलती है। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बेसिक अगर आपको भारत के मैप की जानकारी है तो आप इन सब तथ्यों को समझ सकते हैं। यह इसलिए आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन कभी आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे भी प्रश्नों का सहजतापूर्वक हल कर ले जाएं। यहाँ पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि आपके मटेरियल ज़्यादा हो रहे हैं कम, उससे नहीं मतलब, हमको अपना तथ्य समझना है। तथ्य समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़े तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है। फिर यहाँ पर है, प्राचीन समय में इसे सरस्वती के नाम से जाना जाता था, अर्थात जो घग्गर नदी है इसी को वर्तमान में, जो वर्तमान घग्गर है यही अतीत की पौराणिक सरस्वती नदी हुआ करती थी, जिसमें पानी का प्रवाह निरंतर रहा करता था। लेकिन वर्तमान समय में यह नदी मौसमी हो चुकी है और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि यह विलुप्त प्राय हो चुकी है। उस समय यहाँ की जलवायु शुष्क थी, वर्तमान समय में सिंचाई की सुविधाओं के कारण यह मैदान हरा भरा रहता है। अर्थात जो हरियाणा का मैदान है, जो जिसका मात्र एक चौथाई भाग ही अभिसिंचित है, अर्थात वेट है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर आधुनिक जो हमारी तकनीक है जिसके माध्यम से हम बहुत प्रकार की नहरों का जाल बिछा दिए हैं, या जो हमारे पास और सिंचाई के साधन हैं उसको उपलब्ध करा दिए हैं, इन सब प्रक्रियाओं से अब यह मैदान काफ़ी ज़्यादा हरा भरा है और यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है, जो एग्रीकल्चरल क्रॉप हैं, काफ़ी बेस्ट तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह हमको ध्यान रखना है। जबकि प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह जो क्षेत्र है यह अर्धशुष्क दायरे में आता है, क्योंकि पंजाब जो हमारा बंगाल की खाड़ी की शाखा है यह यहाँ तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती है और नदियों का भी फ्लो वर्तमान में इस सेक्शन में बहुत कम है। फिर भी यह क्षेत्र हरा भरा है। कारण क्या है? वर्तमान आधुनिक तकनीकी के माध्यम से सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराना। यहाँ पर अगर हम दूसरे मैदान की बात करें जो राजस्थान का मैदान है, तो यह भी मैदान काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक है, व्यवहारिक है। क्या है यहाँ पर? इसका जो विस्तार है यह भी लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह जो मैदान है, यह मैदान अगर आप देखें तो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में फैला हुआ है, क्योंकि अरावली पहाड़ी के पश्चिम में ही
राजस्थान के मैदान का ज़्यादातर कह सकते हैं विस्तार देखने को मिलता है। साथ में इसका जो विस्तार है भारत-पाकिस्तान सीमा तक फैला हुआ है, क्योंकि राजस्थान यह पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, बाघा बॉर्डर वहीं पर है। वहीं पर सर क्रीक का सर क्रीक तो इसे गुजरात वाले सेक्शन में है, लेकिन राजस्थान की बहुत बड़ी एक सीमा किससे मिलती है? पाकिस्तान से मिलती है। साथ में इसमें मरुस्थलीय तथा बांगड़ क्षेत्र भी मिलते हैं। इसमें मरुस्थलीय तथा बांगड़ क्षेत्र भी मिलते हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि मरुस्थली मारवाड़ मैदान का एक अंग है। मरुस्थल क्या है? यह ध्यान रखना है, मारवाड़ मैदान का एक भाग है। वैसे हम लोग इसकी व्यापक चर्चा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त चर्चा किए थे तब, जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत केंद्रीय उच्च भूमि का डिस्कशन कर रहे थे। और वहाँ पर हमने यह डिस्कशन किया था कि जो अरावली है, अरावली से किस प्रकार से हमारी लूनी नदी का उद्गम होता है, और अरावली के समानांतर एक लूनी नदी की काल्पनिक रेखा को जब ड्रॉ किया जाता है, तो इसके पूरब का जो भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं, एक प्रकार से पांगर कहते हैं। और इसके पश्चिम वाला जो सेक्शन था वहाँ पर राजस्थान वाला सेक्शन आता है, थार मरुस्थल आता है। वो सब चर्चाएं हो चुकी हैं। वही है जो बालू से सुसज्जित है। कहीं कहीं पर नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की नंगी सतह भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि पूरा जो राजस्थान है यह एक प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर ही स्थित है। तो प्रायद्वीपीय जो पठार होते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, या हम बात करें कि जितने भी डेजर्ट हैं, यह सामान्यतया किसी न किसी पठार पर ही बसे हुए हैं या निर्मित हुए हैं। तो जब पठार पर ही कोई न कोई राजस्थान डेजर्ट है, तो ऐसे में अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रियाएं से जो कोमल चट्टानें थी वो तो कट पिट गईं, लेकिन जो कठोर और अवशिष्ट चट्टानें विद्यमान हैं, उसी में कुछ चट्टानें हमको कहीं कहीं पर नीस है, शिस्ट है, और ग्रेनाइट की नंगी चट्टानें सतह पर देखने को मिलती हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का क्या, यह प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा है। यह प्रमाणित करता है कि जो हमारा वर्तमान राजस्थान का मरुस्थलीय सेक्शन है, या लगभग जो पूरा राजस्थान है, यह प्रायद्वीपीय भारत का ही एक अभिन्न अंग है। बालू के टीलों का यहाँ प्राधान्य है। दक्षिण पश्चिम भाग में क्या, जो हमारा राजस्थान का दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पर पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं। कैसे टीले पाए जाते हैं? पवनानुवर्ती टीले पाए जाते हैं। इस टीले का क्या संदर्भ है, इसकी व्यापक चर्चा की जाएगी तब, जब हम लोग लैंड फॉर्म पढ़ेंगे, अर्थात स्थल रूप को पढ़ेंगे। और ऐसे स्थल रूप जो अयूलियन प्रोसेस से बनते हैं, अर्थात वायुड़ प्रक्रम से बनते हैं। उसी आयुड़ प्रक्रम में, वायुड़ प्रक्रम में बरखान की बातें की जाती हैं, बालू टिब्बा की बात की जाती है। तो उसी बरखान और बालू टिब्बे में भी एक ऐसा टिब्बा होता है जो पवन के चलने की दिशा के अनुसार निर्मित होता है। और उसी दृष्टिकोण से यहाँ पर लिखा गया है कि जो दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ यहाँ पर बालू के टिब्बे बने हैं, ये पवनानुवर्ती टीले हैं। कैसे हैं? पवन की दिशा के अनुरूप टीले बने हुए हैं। जबकि दक्षिण और पूर्वी भाग में जहाँ पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं, वहाँ पर बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। तो बरखान कहाँ पाया जाएगा? बरखान और अनुप्रस्थ टीला एक ही जैसा होता है। और जो बालू के टिब्बे टाइप के टीले होते हैं, यह ज़्यादातर दक्षिण पश्चिम वाले सेक्शन में पाए जाते हैं। तो यह हमको तथ्य एकदम क्लियर रखना है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम वाला भाग और दक्षिण पूर्वी भाग में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि पश्चिम वाला जो भाग है यह अरावली के एकदम पास में आ जाएगा। और जब हम राजस्थान के दक्षिण पूरब की तरफ जाएंगे, देखो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब, तो अगर राजस्थान का मरुस्थल आपको पता है या राजस्थान का एरिया पता है, तो राजस्थान का दो सेक्शन हो सकता है। एक दक्षिण पश्चिम अर्थात लूनी नदी का जो पश्चिम वाला भाग है, अर्थात जो मरुस्थल वाला भाग है, और वहीं पर मरुस्थल का एक पूर्वी भाग भी होगा जो लूनी नदी की तरफ आएगा। तो यहाँ पर लूनी नदी की तरफ जब आएगा तो यह पूर्वी भाग होगा, और लूनी नदी से जैसे पाकिस्तान की तरफ जाएगा वह पश्चिमी भाग होगा। यह दिशा आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। चलिए और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम राजस्थान के बारे में और बात करें, तो अरावली के पूर्व में क्या, अरावली के पूर्व में पांगड़ की स्टेपी भूमि उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली हुई है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अरावली के पूरब में, कहाँ पर? अरावली के पूरब में। अरावली का पूरब विभाग है, पश्चिम विभाग है। वैसे अरावली पूरे राजस्थान में फैली हुई है, तो अरावली का पूर्वी भाग भी है और अरावली का पश्चिमी भाग भी है। पश्चिमी का तात्पर्य है कि जो लूनी नदी है, और पूर्वी भाग का तात्पर्य है कि जो हमारा इधर एमपी की तरफ का सेक्शन है उसकी बात कर रहा है। तो अरावली के पूर्व में बांगड़ की स्टेपी भूमि, जिसका विस्तार उत्तर पूरब से, कहाँ से? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ हुआ है। पश्चिम में अगर इसका विस्तार हम देखें, पश्चिम में अगर हम इसका विस्तार देखें, तो यह 25 सेंटीमीटर वर्षा की रेखा तक है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा की रेखा है यह 25 सेंटीमीटर होती है। ऐसे अगर हम बात करें, यह अगर 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, तो इसके एक तरफ की भूमि कहलाती है भूमि बांगर और एक तरफ की कहलाती है खादर। तो यह उसी संदर्भ में दिया है कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा तक का जो सेक्शन होता है, इसे हम कहते हैं बांगड़। क्या कहते हैं? बांगड़। अर्थात अगर ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, तो इधर 25 सेंटीमीटर से कम होगी और इधर 25 सेंटीमीटर से अधिक होगी। तो जो कम वाला है यह कहलाएगा बांगर, और जो अधिक वाला है यह कहलाएगा खादर। तो जहाँ पर वर्षा अधिक है यह खादर, और जो कम है वह बांगर कहलाता है। तो वही कहला कि 25 सेंटीमीटर की वर्षा तक के भाग को हम कहते हैं बांगर। क्या कहते हैं? बांगर। ठीक है। साथ में यहाँ पर है कि यहाँ की प्रमुख नदी जो है इसका नाम है लूनी, और इसका जो बेसिन है 150 मीटर ऊंचा है। लूनी नदी का जो बेसिन है यह सी लेवल से कितना ऊंचा है? तो 150 मीटर की ऊंचाई पर विद्यमान है। यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। और लूनी नदी एक प्रकार से मौसमी नदी है, क्योंकि अरावली इतना ऊंचा नहीं है कि यहाँ पर हिमनद हों, और जब अरावली पर हिमनद है नहीं, तो इसलिए यहाँ की नदियाँ सदा बहानी हो नहीं सकती। कैसी नदियाँ यहाँ पर हैं? मौसमी नदियाँ हैं, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में कच्छ के रन की ओर प्रवाहित होती हैं। इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। और यहाँ पर अनेक झीलें भी पाई जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी झीलें हैं? सांभर है, डिडवाना है, लुनकरनसर है, कुचामन है, डेगना है। ये सब प्रमुख झीलें हैं जो लूनी नदी के सेक्शन में या लूनी नदी के प्रवाह के मार्ग में विद्यमान होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि लूनी नदी ना कह करके हम ये कहें कि जो हमारा राजस्थान का मैदान है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की झीलें भी हमको देखने को मिलती हैं, जो ज़्यादातर साल्टी हैं। कैसी हैं? नमकीन झीलें हैं। सांभर सबसे बड़ी झील है, जो 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और यह जयपुर से या जयपुर के 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो यह कुछ तथ्यात्मक ज्ञान था जो हमको ध्यानपूर्वक समझ लेना है। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ें, तो यहाँ पर अगला जो मैदान आता है यह है गंगा का मैदान। कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान है। वैसे गंगा के मैदान की बहुत व्यापक चर्चा हम आगे तब करेंगे जब हम आगे यह डिस्कस करेंगे कि नदी का अपवाह तंत्र या नदी बेसिन सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो रिवर सिस्टम इंडिया का है उसी में गंगा रिवर सिस्टम का जब चर्चा होता है तो वहाँ पर इस मैदान की चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, बहुत संक्षेप में अभी हम सिर्फ इतना बता देते हैं, एक छोटा सा यहाँ पर मैप बना देते हैं, और इसी के आधार पर यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया? थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर यह अगर आपकी है गंगा नदी, ये क्या है? ये गंगा नदी है, और गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। इसमें सबसे पहले मिलती है जो सहायक नदी, इसका नाम है रामगंगा है। इसके पश्चात मिलती है यहाँ पर है गोमती है। क्या है? गोमती है। फिर यहाँ पर है घाघरा है। फिर यहाँ पर है गंडक है। अगली है बूढ़ी गंडक है। क्या है? बूढ़ी गंडक है। और इसके पश्चात मिलती है कोसी, और तत्पश्चात यहाँ पर मिलती है महानंदा। क्या मिलती है? महानंदा। इसके पश्चात गंगा नदी जो है दो भागों में बंट जाती है फरक्का बैराज से। फरक्का बैराज से दो भागों में बंटती है। एक भाग जो हुगली नदी के नाम से वेस्ट बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, और उसी की दूसरी शाखा जो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जो आगे चल करके पद्मा और मेघना के नाम से जानी जाती है। यहीं पर एक नदी और आती है जिसका नाम है आपका सोन। क्या नाम है? सोन है। तो यहाँ पर
हम कह सकते हैं रामगंगा और गोमती के मध्य का जो सेक्शन है, इसको हम कहते हैं रुहेलखंड। क्या कहते हैं? रुहेलखंड का ये मैदान है। वहीं पर गोमती और घाघरा के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं अवध का मैदान है। क्या है? अवध का क्षेत्र होता है। घाघरा और गंडक के मध्य का जो क्षेत्र होता है, इसका नाम होता है सारण है। फिर यहाँ पर गंडक, बूढ़ी गंडक के मध्य का जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं, नहीं, यहाँ पर ये सारण नहीं है, बल्कि इसको कहते हैं हम लोग पूर्वांचल है। ये क्या है? ये पूर्वांचल है। फिर यहाँ पर आते हैं तो ये आपका सारण मिलता है। यहाँ पर है, ये है मिथिला है। क्या है? मिथिला है। और यहाँ पर ये है, इसको कहते हैं मगध है। क्या है? मगध है। इसके पश्चात वाला जो सेक्शन होता है, यह आपका जो है पश्चिम बंगाल का मैदान है। कैसा मैदान है? पश्चिम बंगाल का मैदान है। और वैसे इसको और ज़्यादा अगर हम डोमिनेट करें या और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पर एक टर्म आपको समझना है कि यह जो दोनों मैदान है, ये वाले मैदान, इसको हम कहते हैं ऊपरी गंगा का मैदान है। इसे क्या कहते हैं? ऊपरी गंगा का मैदान है। और इनको, ये तीनों और प्लस ये वाला जो सेक्शन, इसको, इन सबको मिला करके हम जो कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मध्य गंगा का मैदान है। और इसी प्रकार ये वाला जो सेक्शन है, इसको हम कहते हैं निचले गंगा का मैदान। यह हमको तथ्य एकदम क्लियर रखना है कि जो गंगा का मैदान है, बेसिकली इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है ऊपरी गंगा का मैदान, एक है मध्य गंगा का मैदान और एक है निचले गंगा का मैदान। इसी को अब हम थोड़ा अपने पीपीटी के माध्यम से समझ लेते हैं और ध्यानपूर्वक याद करते हैं। लिखा गया है कि जो गंगा का मैदान है, यह मैदान उत्तर प्रदेश, क्या, यह जो गंगा का मैदान है, यह उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में इतने एरिया में फैला है। लगभग 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अर्थात काफी व्यापक बड़ा या काफी बड़ा मैदान है। और इसका जो ढाल है, पश्चिम से पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। क्योंकि आप जब उत्तराखंड की तरफ से आते हैं, उत्तर प्रदेश होते हुए, और बंगाल की खाड़ी की तरफ जाते हैं, तो इसका जो ढलान है, यह उत्तर पश्चिम से शुरू होता है और दक्षिण के पूरब की तरफ जाता है। तो वही तथ्य यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ से शुरू होता है और यह दक्षिण पूरब की तरफ बहता है। और गंगा यहाँ की प्रमुख नदी है। दाएं किनारे पर अगर बात करें कि इसका 2 किनारा है, एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है। दाएं किनारे पर इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है, उसका नाम है यमुना है और सोन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, हमने देखा है ये सोन है और इधर से भी एक नदी आती है, इसको भी आप बना ही लो अगर बनाना है। यहाँ से एक नदी आती है, ये वाली, इसका नाम है यमुना। वही कह रहा है कि दाएं किनारे पर 2 नदियां हैं, एक का नाम है सोन और एक का नाम है यमुना। तो यह तथ्य हमको ध्यान रखना है। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है, यमुना और सोन है, जबकि बाएं किनारे पर जो नदियां हैं उनका नाम क्रम से यहाँ पर लिखा है। कौन कौन सा है? घाघरा, गंडक, वैसे रामगंगा भी है, गोमती भी है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है। ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसका नाम हमने लिख दिया है। और इस मैदान पर नदियों का जाल फैला हुआ है, जो बरसात में बाढ़ लाने में सहायक होती हैं। ठीक है, वो सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नदियों के पुराने, क्या, नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो कि पानी से भरे रहते हैं, ध्यान रखिएगा, नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो जल से भरे रहते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको बेल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग जो कि पानी से भरे रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? बेल कहते हैं। और इस मैदान को 3 उप विभागों में बांटा गया है। वही विभाग जो हमने डिस्कस किया है, इसी का नाम यहाँ पर आगे देखिए लिखा गया है। सबसे पहले है ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का जो मैदान है, यह शिवालिक पहाड़ियों, दक्षिण सीमा, प्रायद्वीप, पठार द्वारा बना था। इस मैदान की उत्तरी सीमा जो है शिवालिक है, क्योंकि गंगा के उत्तर में क्या है? शिवालिक है। और दक्षिण में कौन है? तो प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पर वही तथ्य लिखा गया है कि इसके उत्तर में शिवालिक है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार द्वारा बनती है। पश्चिम में यमुना नदी है, इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है, तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा इसकी सीमा
निर्धारित होती है। तो यह इसका एक प्रकार से एक वर्गीकरण है, वर्गीकरण नहीं कह सकते बल्कि इसकी सीमा का निर्धारण है कि गंगा का जो मैदान है, जो ऊपरी गंगा का मैदान है, इसका उत्तरी भाग है वो शिवालिक से सटा हुआ है, दक्षिणी भाग प्रायद्वीपीय भारत से है, पश्चिमी भाग में आपकी यमुना नदी है और पूर्वी भाग जो है 100 मीटर की समोच्च रेखा है। यह हमको ध्यान रखना है। और इस मैदान की ऊंचाई जो है 100 मीटर से लेकर के 300 मीटर के बीच में पाई जाती है सी लेवल से। साथ में उत्तरी भाग में ढाल दक्षिण व पूर्व की अपेक्षा अधिक तेज है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ढाल की तीव्रता अधिक होगी क्योंकि यह ऊपरी गंगा का मैदान है। और यहाँ पर यह भी तथ्य ध्यान रखना है कि यमुना गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। तो हमने कहा ऊपरी गंगा का जो मैदान है, बेसिकली यहाँ पर दो मैदान आता है, एक है रुहेलखंड और एक है अवध। यहाँ तक कि अगर नदियों की बात करें तो इसमें रामगंगा आती है, गोमती आती है, घाघरा आती है और उसी घाघरा को ही हम कहते हैं शारदा कहते हैं। शारदा कुछ और नहीं है बल्कि घाघरा का ही अल्टरनेट नाम है। यमुना गंगा रहेगी ही रहेगी क्योंकि ये नदियों के बगैर तो मैदान बनेगा ही नहीं। तो वही है यमुना गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा इस मैदान की प्रमुख नदियां हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यह रामगंगा है, गोमती है, घाघरा, घाघरा को ही हम क्या कहते हैं, इसी को शारदा कहते हैं, इसी को सरयू कहते हैं। साथ में यमुना नदी का भी सेक्शन आएगा क्योंकि यमुना नदी भी इसी एरिया में एग्जिस्ट करती है। यह तथ्य हमको क्लियर कट याद रखना है जो ऊपरी गंगा के मैदान को प्रॉपर डिफाइन करता है। इसी प्रकार जो अगला मैदान है वह है मध्य गंगा का मैदान। और मध्य गंगा के मैदान में हमने कहा कितने पार्ट हैं, तो यहाँ पर एक आता है पूर्वांचल है, एक है आपका मगध है, सारण है, मिथिला है। इतने सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन किस नदी के मध्य के सेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, यह प्रॉपर ढंग से हमको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश पर इसका विस्तार है। पश्चिमी सीमा जो है 100 मीटर की समोच्च रेखा है क्योंकि ऊपरी गंगा के मैदान का जो पश्चिमी सीमा थी, पश्चिमी नहीं पूर्वी सीमा थी, वह 100 मीटर की समोच्च रेखा है। इसका तात्पर्य क्या, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अर्थात यहाँ की जो ये सीमा बता रहे हैं, यह सीमा कितने मीटर की है, यह 100 मीटर की समोच्च रेखा है, ऐसे बता रहे हैं ना। जब 100 मीटर की समोच्च रेखा इसका सीमा निर्धारण करता है, अर्थात ऊपरी गंगा का ये पूर्वी भाग होगा, तो मध्य गंगा का जो पश्चिमी भाग होगा यह 100 मीटर की समोच्च रेखा ही तो होगी और कुछ तो होगी नहीं। तो यही आपकी कहलाती है 100 मीटर की समोच्च रेखा। ध्यान रखिएगा, यही है 100 मीटर की समोच्च रेखा जो ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा है और मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा है। साथ में यहाँ पर और क्या लिखा गया है, और लिखा गया है कि जो इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग का अनुसरण करती है। अगर पूछा जाए यह 100 मीटर की समोच्च रेखा किसका अनुसरण करती है, तो आप कहेंगे इलाहाबाद फैजाबाद रेल मार्ग जो है इसका अनुसरण करती है। कुछ विद्वानों ने इसकी सीमा 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा का निर्धारण करती है। वैसे ये सब टेक्निकल टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 मीटर की समोच्च रेखा भी याद कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को भी याद कर सकते हैं, और वैसे भी आप घाघरा नदी को भी याद कर सकते हैं कि घाघरा जो नदी है या ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा है या मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा है, यह भी आप तथ्य याद कर सकते हैं। फिर है पूर्वी सीमा उत्तरी पूर्वी भाग में 75 मीटर की समोच्च रेखा है तथा दक्षिण पूर्व में 30 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा इसका पूरा निर्धारण किया गया है। तो जो मध्य गंगा का मैदान है इसके एक तरफ की समोच्च रेखा है 100 मीटर की, लेकिन जब पूरब की तरफ जाते हैं तो यहाँ की समोच्च रेखा कितनी मिलती है, यह आपकी मिलती है 30 मीटर की मिलती है। साथ में यहाँ अच्छा उत्तर पूर्व वाला 30 मीटर की है, अर्थात जो कोसी नदी वाला है, कोसी नदी वाला कितना है 75 मीटर है, और जो नीचे वाला है सेक्शन अर्थात जो सोन नदी वाला सेक्शन है यहाँ पर 30 मीटर की समोच्च रेखा देखने को मिलती है। यह मैदान नदियों के प्रवाह मार्ग में, यहाँ पे नदियों के प्रवाह के मार्ग में परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हैं, यह भी हमको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी बहुत ज़्यादा विसर्पण करती है, अर्थात विसर्पण के लिए कुख्यात है। और इसीलिए बिहार वाले सेक्शन में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर बाढ़ की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं।
कोसी नदी इस कार्य के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम है, क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन लाती है। यहाँ पर अगर देखें तो घाघरा, गंडक, कोसी गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, क्योंकि घाघरा जो है यह ऊपरी गंगा के मैदान की पूर्वी सीमा तथा मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ खादर भूमि की अधिकता है, क्योंकि ज़्यादातर सेक्शन बाढ़ प्रभावित हैं। तो जब बाढ़ प्रभावित होंगे तो ज़्यादातर भूमि किस प्रकार की होगी? खादर भूमि होगी। और भूमि में कंकड़ों का अभाव है। यह मैदान जो है अत्यंत उपजाऊ है, क्योंकि नदियाँ प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अवसाद को ला करके अत्यधिक मात्रा में डिपॉजिट करती हैं। यहाँ स्थान स्थान पर धनुषाकार झीलें हैं, जिसको हम कहते हैं गोखुर झील। क्या कहते हैं? गोखुर झील, या इसी को कहते हैं आक्स बो लेक। यही होती है आपकी गोखुर झील। क्या होती है? गोखुर झील। तो गोखुर झील ज़्यादातर आपकी कहाँ मिलती हैं? तो बिहार वाले सेक्शन में देखने को मिलती हैं। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। बाढ़ों की अधिकता इस मैदान में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यह मैदान धीरे धीरे इसका जो ढाल है यह मंद हो जाता है, जबकि जो हमारा पश्चिमी गंगा का मैदान था या जो ऊपरी गंगा का मैदान था, यहाँ का ढाल तीव्र है, इसलिए वहाँ पर बाढ़ कम आता है। जो हमारा ऊपरी गंगा का मैदान है उसी को हम पश्चिमी गंगा का मैदान भी कहते हैं। जो मध्य गंगा का मैदान है इसी को हम बिहार का मैदान भी कहते हैं। ये थोड़ा सा तथ्य हमको ध्यान रखना है। साथ में अगर हम तीसरा देखें गंगा का मैदान, तो यह है निचले गंगा का मैदान या निचला गंगा का मैदान। यह जो मैदान है, इस मैदान में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात इसके उत्तर में देखा जाए तो शिवालिक है या हिमालय है, तथा पश्चिम में स्थित है पुरुलिया जिले को छोड़कर संपूर्ण पश्चिम बंगाल शामिल है। पुरुलिया एक आपका बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, इसको छोड़ करके जितना आपका वेस्ट बंगाल का सेक्शन है वह यहाँ पर विद्यमान है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार यह हिमालय की तलहटी से लगाकर गंगा के डेल्टा तक अर्थात जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ तक का जो कंप्लीट सेक्शन है यह निचले गंगा के मैदान के अंतर्गत समाहित है। तो यह निचला गंगा का मैदान है और इसी को हम लोग पूर्वी गंगा का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि गंगा के मैदान का 3 सेक्शन, एक पश्चिमी, एक मध्य और एक पूर्वी। पश्चिमी को ही ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं और पूर्वी को ही हम कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं निचला गंगा का मैदान, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित रहेगा। ठीक है। मैदान का जो उत्तरी भाग है यह तिस्ता नदी, क्योंकि सिक्किम से आने वाली है तिस्ता नदी। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कोसी और तिस्ता के मध्य का जो सेक्शन है, यहाँ पर आप चाहें तो अपने मैप पे आ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यह महानंदा है, कोसी महानंदा, और इधर जो आएगी इस प्रकार से अगर थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यह गंगा ही है, और इधर से आती है ब्रह्मपुत्रा, और इस ब्रह्मपुत्रा में आकर के मिलती जिसका नाम है तिस्ता। तो तिस्ता और कोसी के मध्य का जो सेक्शन है यह एक प्रकार से आपका क्या कहलाता है? यही सेक्शन कहलाता है निचले गंगा का मैदान, या यही कहलाता है पूर्वी गंगा का मैदान, जो ज़्यादातर बाढ़ प्रभावित होता है। क्या होता है? बाढ़ प्रभावित होता है। तो यहाँ पर उसी के संदर्भ में लिखा गया है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जल क्या? जल जो है ढाका और टोरसा नदियों द्वारा सींचा जाता है, यह भी थोड़ा सा क्लियर रखना है। राजमहल पहाड़ियों के निकट यह मैदान सकरा हो गया है। राजमहल की पहाड़ी कहाँ पे है? यह वेस्ट बंगाल में है। और जब प्रायद्वीपीय भारत की चर्चा कर रहे थे तो प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग था जिसको कहते हैं पूर्वी पठार, और पूर्वी पठार में ही हमने कहा था 3 सेक्शन है। एक है छोटा नागपुर का पठार, एक है छत्तीसगढ़ महानदी बेसिन, और एक है दंडकांडिया का पठार। छोटा नागपुर के पठार का एक सेक्शन था जो था राजमहल की पहाड़ी, जिसका विस्तार वेस्ट बंगाल में है। तो यह वही कह रहा है कि चूंकि जो राजमहल की पहाड़ी है यह एक प्रायद्वीपीय संरचना है, कठोर संरचना है, इसलिए यहाँ पर गंगा का मैदान जो है निचले गंगा का मैदान यह संकरा है। कैसा है? संकरा है। ठीक है। और इससे दक्षिण में अगर आप जाते हैं तो गंगा के पुराना डेल्टा का विस्तार है, और इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ है। यह थोड़ा आपका डेट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। प्लिस्टोसीन काल आपका वही काल है कि जैसे हम लोग अगर कालखंड की बात करते हैं तो क्वाटरनरी होता है, फिर टर्शियरी होता है, फिर क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में आपको मिलता है प्लिस्टोसीन है, फिर होलोसीन है। होलोसीन वर्तमान है, और उससे जस्ट पहले की घटना जो है उसको कहते हैं प्लिस्टोसीन।
तो ज़्यादातर जो जलोढ़ के मैदान बने हैं ये प्लीस्टोसीन कालखंड में और वर्तमान कालखंड में निर्मित हैं। यह उसी के विषय में चर्चा की जा रही है। इसके और दक्षिण में अगर आप जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ डेल्टाई भाग नवीनतम कांप से निर्मित है, क्योंकि जो पुराना जलोढ़ है, जो पुराना डेल्टा है, यह प्लीस्टोसीन कालखंड का है और जो नवीन जलोढ़ है यह आपका होलोसीन या वर्तमान कालखंड का है। तो वैसे पूरे वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में पुराना डेल्टा है, पुराना जलोढ़ है, और जैसे-जैसे आप बांग्लादेश की तरफ जाते हैं, वहाँ पर नवीन डेल्टा का फॉर्मेशन लगातार ऑनगोइंग प्रोसेस में चल रहा है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर थोड़ा-सा और हम बात करते हैं इसी निचले गंगा के मैदान के बारे में। यह समुद्र तल से केवल 50 मीटर ऊँचा है। समुद्र तल से कितना ऊँचा है? केवल 50 मीटर की ऊँचा पर स्थित है। यह आपका डेल्टाई सेक्शन है और नीचा समतल मैदान है। अर्थात सी लेवल से उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थात यह लो लैंड एक एरिया है और समुद्र में उठने वाले ज्वार इसके अधिकांश भाग को जल से ढक लेते हैं। स्वाभाविक से इसीलिए तो इसका निचला गंगा का मैदान ही है। साथ में ये भी ध्यान रखना है, इसलिए यह भाग अधिकतर दलदल बना रहता है और इसी कारण से यहाँ पर हमको मैंग्रोव वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं। कौन सी वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं? मैंग्रोव वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं और यही है आपका सुंदरबन डेल्टा, जहाँ पर सुंदरी नामक एक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। तो बंगाल जो है हमारा वेस्ट बंगाल, यहाँ का अधिकांश भाग जो डेल्टा से बना है, यहाँ दलदली क्षेत्र हैं और दलदली क्षेत्र में व्यापक मात्रा में हम कह सकते हैं मैंग्रोव वनस्पतियाँ हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर कौन सी है? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इस डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं-कहीं कुछ टीले या नदियों के पुराने चर पाए जाते हैं और यह उभरे भाग गांवों के बसाव स्थान के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नदियों के द्वारा जो पुराना जलोढ़ था, जो पुराना डेल्टा था, जो अन्य की सापेक्ष थोड़ा ऊंचा हो गया है, जो टीले टाइप के हैं, यहाँ पर गांव बसाए गए हैं, मतलब बसाए क्या गए हैं, बस गए हैं। और जो लो लैंड एरिया है, जो दलदली क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर वनस्पतियों का विकास हुआ है और वह भी वनस्पतियाँ कैसी हैं? मैंग्रोव हैं और उसमें भी खास प्रकार की वनस्पति है सुंदरी। क्या है? सुंदरी। और उसी सुंदरी के आधार पर इसका नाम होता है सुंदरबन। क्या नाम होता है? सुंदरबन है। और यह सुंदरी जो है, यह एक प्रकार की कैसी वनस्पति है? मैंग्रोव वनस्पति है, जो कहाँ पर होती है? दलदली क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करती है। तो यह उसी के संदर्भ में यहाँ पर लिखा गया है, जो कि पानी में डूबने से सुरक्षित रहते हैं। तो जब टीले पे गांव बनेगा तो डूबेगा नहीं। और निम्न भूमि को क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो जो वेस्ट बंगाल में लो लैंड एरिया है, जो दलदली क्षेत्र है, इसको सामान्यतया वहाँ की लोकल भाषा में क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और वैसे हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं कि जो नदियों के द्वारा प्रवाहित होने वाले पुराने मार्ग थे, जहाँ पर जल भरा हुआ रहता है, उसे हम बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। यह हम लोग देख चुके हैं। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि एक आखिरी मैदान है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान। हमने कहा कि यह जो वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं, यह वर्गीकरण हमने किस आधार पर देखा है? तो धरातलीय बनावट के आधार पर देखा है। और इसी में हमने सबसे पहला देखा था कौन सा? सिंधु या हम कह सकते हैं सतलज यमुना का मैदान देखा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का आता है। फिर हमने देखा राजस्थान का मैदान देखा है, फिर गंगा का मैदान देखा है और लास्ट है ब्रह्मपुत्रा का यह मैदान। यह भी मैदान उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत ही समाहित किया जाता है। क्या-क्या है? समझ लीजिए ध्यान से। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको असम घाटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको असम घाटी भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा मैदान का निर्माण किया गया है, यह आसाम की घाटी में ही बनाया गया है। वो भी कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है? तो आप अगर ब्रह्मपुत्रा के बारे में देखें, तो आपका यह जो मैदान मिलता है, मैदानी जो सेक्शन है, यह एक प्रकार से सदिया से धुबरी तक का सेक्शन आता है। तो यहाँ तक का जो सेक्शन है, यह एक प्रकार से मैदानी सेक्शन है, जहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी मैदान का इन्फॉर्मेशन करती है। अर्थात इसको असम घाटी भी कहते हैं और यह मेघालय पठार, हिमालय पर्वत के बीच, क्योंकि जो मेघालय का पठार है, यह मेघालय में है, शिलांग रेंज है, जो प्रायद्वीपीय भारत का सेक्शन है। एक प्रकार से जो हमारा ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, इसका उत्तरी सीमा पर कौन है? तो वहाँ पर हिमालय है
और दक्षिणी सीमा पर कौन है, तो मेघालय का पठार है। तो इसी दोनों के मध्य में आपका पूरा विद्यमान है कौन सा मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान। और यहाँ पर ज़्यादातर सेक्शन किसका आता है, आसाम का आता है, इसलिए इसे आसाम की घाटी का मैदान भी कहते हैं। ठीक है। साथ में एक लंबा और पतला मैदान है, यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है, क्योंकि बहुत चौड़ा तो है नहीं, क्योंकि एक तरफ हिमालय है और एक तरफ मेघालय है, तो बहुत चौड़ा तो नहीं, लेकिन 80 किलोमीटर चौड़ा है। और ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने में यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी लाकर एकत्र कर दी है। तो सही है कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है या हिमालय से ही निकल करके आती है, जो अपार मात्रा में अवसाद को ढो करके ला करके यहाँ पर डिपॉजिट करती है, और इसी के परिणाम स्वरूप आसाम में एक ब्रह्मपुत्रा का मैदान बना हुआ है। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि इसी मिट्टी के जमाव के कारण ही कहीं कहीं पर द्वीप भी निर्मित हुए हैं, जैसे माजुली आइलैंड। माजुली एक ऐसा आइलैंड है कि जो किसी नदी के द्वारा निर्मित किया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। वैसे इसी प्रकार का एक आइलैंड और बनाया जाता है, जिसका नाम है मॉन्ट्रियल आइलैंड। मॉन्ट्रियल जो है यह कनाडा में है, सेंट लॉरेंसिया नदी के द्वारा बनाया जाता है। और वैसे ये जो मैदान है, यह जो डेल्टा है, यह ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया जाता है। कहाँ पर, आसाम में बनाया जाता है, और इसे हम कहते हैं माजुली आइलैंड, और यह विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, या यहाँ पे होना चाहिए था सदिया, क्या होना चाहिए, ये है सदिया। सदिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है, और 720 किलोमीटर लंबाई में बहने के पश्चात 720 किलोमीटर लंबाई में बहने के पश्चात यह कहाँ पहुँचती है, धुबरी पहुँचती है। तो हमने कहा सदिया से धुबरी तक का यह जो सेक्शन है, यह मैदानी सेक्शन है। तो सदिया से धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़ करके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का जो फ्लो है, जहाँ पर इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है, वह सेक्शन सदिया से धुबरी का है। कहाँ से है, सदिया से धुबरी का जो सेक्शन है, इसी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्रा का मैदान कहते हैं, या यहीं पर इसको हम ब्रह्मपुत्रा का नाम देते हैं। बांग्लादेश में इसको तो जमुना कहते हैं। वैसे अगर हम देखें तो चाइना या तिब्बत में इसको हम लोग सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। तो अलग अलग नाम है ब्रह्मपुत्रा के अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो घाटी का जो तल है, यह पूर्वी भाग में 130 मीटर तथा पश्चिमी भाग में 30 मीटर ऊंचा है। तो पूरब भाग जो है ज़्यादा ऊंचा है और पश्चिमी भाग कम ऊंचा है, क्योंकि यह नदी जो है अरुणाचल प्रदेश की यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। तो जब यांगयाप दर्रा से प्रवेश करेगी तो वहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होगी, अर्थात वो भाग पूरब में है। और वहाँ से जब यह नदी इस प्रकार से, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करें, ऐसे नदी निकलती है। अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्रा नदी ऐसे निकली और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से ऐसे घूमी है, फिर ऐसे घूम गई, तो यहाँ पर है सदिया और यहाँ पर है धुबरी। तो सदिया से धुबरी तक यह नदी गई है, और यहाँ पर है ये है यांगयाप। क्या है, यांगयाप है। यहीं से नदी प्रवेश करती है भारत में, और सदिया से धुबरी तक का जो सेक्शन है, इसी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा है। और यहीं पर यह मैदान बनाती है, यहीं पर माजुली आइलैंड बनाती है। तो यहीं पर बात कर रहा है कि यह जो मैदान है, यह मैदान का जो ये पूर्वी भाग है, यह पूरब होगा। कैसा भाग है, पूर्वी भाग है, और यह भाग है पश्चिमी। और यही नदी जब आगे बढ़ती है तो यह बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। तो जब बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगी तो यहाँ पर ढाल कम हो जाएगा ना, यहाँ पर मैदान हो जाएगा। तो इसके तुलना में सी लेवल से इसकी ऊंचाई कम है, सी लेवल से इसकी ऊंचाई कम है और इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। तो वही तथ्य यहाँ पर लिखा गया है कि जो ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, अगर इसके विषय में देखा जाए तो घाटी का जो तल है पूरब में कितना ऊंचा है, तो 130 मीटर है, अर्थात सदिया की तरफ ऊंचाई ज़्यादा है। और अगर धुबरी की तरफ आते हैं, पश्चिम में जाते हैं, तो इसकी ऊंचाई घट जाती है, अर्थात 30 मीटर हो जाती है। इस प्रकार इसके ढाल का जो औसत है, यह 30 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर, 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर का ढलान है ब्रह्मपुत्रा के मैदान का। ढाल की जो दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। किधर है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। तो दक्षिण पश्चिम दिशा कैसे है आप समझ सकते हैं। यह आप डायरेक्शन देखेंगे तो यह दक्षिण भी है और साथ में पश्चिम भी है, इसका ढलान दक्षिण पश्चिम की तरफ है। यह तथ्य हमको ध्यान रखना है।
और उत्तरी सीमा पर, कहाँ पर? उत्तरी सीमा पर तराई व अर्ध तराई क्षेत्र विद्यमान है। क्योंकि उत्तरी जो सेक्शन है, अर्थात जो हिमालय का पर्वत पदी है, ये जो उत्तर वाला सेक्शन ये पर्वत पद है। तो जब पर्वत पद होगा तो पर्वत पद में हमको मिलता है तराई और भाबर का सेक्शन मिलता है। तो वही लिखा गया है कि जो इसका उत्तरी सीमा है वहां पर तराई व अर्ध तराई का क्षेत्र पाया जाता है। यह हमको क्लियर कट याद रखना है। और दलदल मिट्टी व सघन वन से आच्छादित रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में ब्रह्मपुत्रा नदी जल को फ्लो करके लेके आती है। और वैसे भी यह सेक्शन काफी ज्यादा वर्षा वाला सेक्शन माना जाता है। तो इस आधार पर देखा जाए, जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको हमने बहुत व्यापक ढंग से समझने का प्रयास किया है और उसका हमने बहुत अच्छी तरीके से क्या किया है, वर्गीकरण भी किया है। इसी प्रकार हम लोग जो भारत का भौतिक विभाजन है, इसका वर्गीकरण का जो अगला सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।